हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। हमारे साथ बीजेपी के संबित पात्रा जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ रोहन गुप्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कई सारी बातें हुई हैं। आज राहुल गांधी ने भी एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी। सोनिया गांधी ने अपने सभी सांसदों से बात करते हुए काफी तीखे शब्द इस्तेमाल किए मोदी सरकार के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा एक फोन कॉल। आप दोनों उसके बारे में जानते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रधानमंत्री ने आज फोन किया उनके राज्य के हालात के बारे में जानकारी लेने के लिए। हो सकता है कि एक प्रोटोकॉल कॉल भी हो, लेकिन उस फोन कॉल के बाद एक राज्य का मुख्यमंत्री ट्विटर पर यह लिखता है कि प्रधानमंत्री ने केवल अपने मन की बात की, अच्छा होता वो काम की बात करते। कहने को सिर्फ कोरी राजनीति लग सकती है संबित पात्रा जी, लेकिन इसमें गंभीर विषय यह है कि आज के पैंडेमिक काल में रोजाना 4 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। इस किस्म का अविश्वास, इस किस्म की मत भिन्नता एक प्रधानमंत्री और एक राज्य के मुख्यमंत्री में क्या मैसेज गया इससे? ये तो हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहिए था। देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर है। प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों को फोन करेंगे, उनके राज्यों के विषय में पूछेंगे, और खास करके ये फोन कॉल तो उसलिए था कि किस प्रकार से कंटेनमेंट जोन्स को आगे बढ़ाना है। उनके राज्य में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें ज्यादा केसेस हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल है जहां ज्यादा केसेस है, और उन केसेस को कंटेन कैसे करना है, उस विषय पे चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, खास करके 12 ऐसे राज्य जिन राज्यों में ज्यादातर केसेस फैले हुए हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। क्या प्रधानमंत्री को यह अधिकार नहीं है? क्या प्रधानमंत्री को जो भी इनपुट एक्सपर्ट टीम से मिलता है वो मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए? और यह भी सही है, हो सकता है मुख्यमंत्रियों की भी कोई डिमांड हो, मुख्यमंत्रियों की भी मन में कोई ऐसी बात हो जो वो प्रधानमंत्री के साथ शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप टेलीफोन करके, आप बातचीत करके उसी टेलीफोन में प्रधानमंत्री को कहिए, अगर इस प्रकार की मेरी बात आप सुनेंगे तो मुझे लगता है हमारे लिए और अच्छा रहेगा। बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव बातें होनी चाहिए, मगर तंज कसते हुए ट्वीट करना, मन की बात और काम की बात। देखिए, मन की बात तो आप जानते हैं किस लिए ये शब्द और ये फ्रेज इस्तेमाल किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से मन की बात करते हैं, और ये जो काम की बात और मन की बात का जो पूरा का पूरा पैराफ्रेजिंग किया गया है, कहीं ना कहीं वो तंज कसने के लिए किया गया है। आप बताइए, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री इस प्रकार से उलझते हुए दिखे तो केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व में क्या मैसेज गया कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बनता नहीं है, जहां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ही नहीं, जहां ये मिलकर कोरोना से लड़ नहीं रहे हैं। तो मेरा कहना बस सिर्फ इतना है कि आपको प्रधानमंत्री तक कोई समय खबर पहुंचानी थी, आपको प्रधानमंत्री से डिस्कशन करना है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने आपको फोन किया है। और क्यों फोन किया है? फोन के समय आप कुछ कहते नहीं है, फोन के बाद आप ट्वीट करते हैं। तंज से लड़ाई लड़ी नहीं जाती है, ठीक है, संवेदनशीलता से लड़ाई लड़ी जाती है। रोहन जी, मैं जानता हूं कि आपके पार्टी के 2 सीनियर मोस्ट लीडर्स ने आज बहुत कुछ कहा, आप उस पर बोलना चाहते होंगे, मैं उसी पर आऊंगा आज। लेकिन इस विषय के बाद हेमंत सोरेन जी के ट्वीट के बाद देश के और बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हीं की आलोचना करते हुए ट्वीट पर उनको जवाब दिया कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के माहौल में क्या एक मुख्यमंत्री ऐसा करे और ये दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल, ऐसा खराब एग्जाम्पल वो रखें सामने, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सौरभ जी, मेरा ये कहना है कि जिस देश आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, हम दूसरे वेव में जो अभी तक हम बुरी तरह से बाहर नहीं आ पाए, अभी एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि तीसरा वेव आएगा, अभी भाजपा प्रवक्ता ने पब्लिक प्लेटफॉर्म की बात की, तो मैं उनको बता दूं, उनके यही प्रधानमंत्री पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक राज्य के मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी करते हुए 20 से ज्यादा जाहिर सभाओं को संबोधित कर चुके, तब उनका मॉरल ग्राउंड कहां गया था? बात में आ रहा हूं कोरोना पे। देखिए सौरभ जी, जिस प्रकार से पूरे देश में परिस्थिति है, ये जो दूसरा वेव है देश के ऊपर थोपा गया है। हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने 20 से ज्यादा सभाएं बंगाल में संबोधित की। मुझे लगता है अगर यही समय उन्होंने कोरोना को कंट्रोल करने में दिया होता तो आज देश की यह परिस्थिति ना होती। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट फरवरी में आई थी कि ऑक्सीजन की किल्लत होने वाली है, और उसको नजरअंदाज किया गया। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन इंडिया एक्सपोर्ट करने रहा था, आज उसको हमको जरूरत है उसकी। जो वैक्सीन की हम लोग 136 देशों को विश्व गुरु बन के जनवरी में हमने कोरोना पे विजय घोषित कर दी थी, आज वही परिस्थिति हो गई है कि हम लोगों के पास वैक्सीन नहीं है, और हम लोग जो वैक्सीन के बड़े प्रोड्यूसर होने के बावजूद आज हम वैक्सीन के लिए तड़प रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। अगर प्रधानमंत्री ने इतना समय आज जो दे रहे उतना समय पहले दिया
होता तो आज देश ये बुरे हाल में ना होता। आज यही देश है जो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और वैक्सीन का एक्सपोर्ट करा है। आज हम लोग तड़प रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती है। एक लाइन में सोनिया गांधी जी ने जो आरोप लगाया उसको समाप्त किया उन्होंने खुद ही, जो संबित पात्रा जी, उन्होंने कहा कि आज देश में सिस्टम फेल नहीं हुआ है, ये मोदी सरकार है जो फेल हुई। जवाब दीजिए। देखिए, मैं अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे मैं उस पर भी जवाब देता हूं और आपके प्रश्न का भी। आप खुद बताइए, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म में दीदी और दीदी कहा था, इसलिए हेमंत सोरेन जी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी जी ने भी मोदी जी को चोर कहा था, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा था, चुनाव की रैली में कहा था। इसका अर्थ यह नहीं है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के भी फोन पे बात नहीं कर सकते, और अगर फोन पे बात करेंगे तो प्रधानमंत्री हमेशा ही राहुल गांधी पे तंज कसेंगे। याद रखिए, चुनाव का पब्लिक प्लेटफॉर्म अलग होता है, और जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बात करें या लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्रधानमंत्री बात करें, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं होता है, वो एक कॉन्फिडेंशियल टॉक होती है बतौर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के। आज भी अगर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री बात करेंगे तो वो अलग बात होगी बतौर जो इलेक्शन के समय होता है। दूसरी बात, आज से 2 हफ्ते पहले चिदम्बरम साहब ने ट्वीट किया था, आपने वो भी देखा होगा, कि मैं हिंदुस्तानियों से अपील करता हूं कि वो सड़क पे उतर आए और बगावत बोल दे। बगावत इस समय, जिस समय देश को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है, उस समय कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता वो कह रहा है कि आज देश में बगावत की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ और अपनी सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कर दीजिए और बगावत बोल दीजिए। किस प्रकार की भाषा है ये? क्या है ये? आप देश को तोड़ना चाहते हैं? तीसरी बात, आपने यहां सवाल पूछा मुझे कि सोनिया गांधी ने कुछ प्रश्न उठाए, राहुल गांधी ने भी कुछ प्रश्न, सिस्टम फेल हो गया है। देखिए, इसी सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है? केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उन्होंने कहा सिस्टम नहीं मोदी सरकार। ठीक है, देखिए आप बताइए, ये जो सिस्टम और सरकारी क्या होती है? केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, दोनों की दायित्व है। क्या ये हकीकत नहीं है कि 10 चिट्ठियां जनवरी और फरवरी की महीने में तमाम राज्य सरकारों को, और खास करके 7-8 उन राज्य सरकारों को जहां से ये कोविड वेव शुरू हुआ, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, इंक्लूडिंग तेलंगाना, केरल, इनको चिट्ठी लिखी गई थी कि आप अभी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप को शुरू करिए। उसको क्यों मान्यता नहीं दी गई? उस पर क्यों कोई कार्यवाही नहीं हुई? और आज राहुल गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखा है, मैं उसमें से 2 लाइन आपको बताना चाहूंगा, इस पे आपको चर्चा करनी चाहिए। एक लाइन उन्होंने कहा है और विश्व को संबोधित करते हुए कहा है, बी ट्रांसपेरेंट इंडिया एंड कीप द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर फाइंडिंग्स। और अंतिम लाइन तो मुझे आश्चर्य लगता है, allowing the uncontrollable spread of this virus in India will be devastating not only for Indians but also for the rest of the world। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि भारत आज पूरे विश्व के लिए खतरा बन गया है? ये आज जब हम ये डिबेट कर रहे हैं तब आप देख सकते हैं विश्व के कई बड़े अखबारों ने राहुल गांधी को ट्वीट करके, सॉफ्ट कॉपी उसका अवेलेबल हो चुका है, वो कह रहे हैं कि इंडिया वुड बी द एपिसेंटर ऑफ द कोरोना आउटब्रेक। जहां चाइना से शुरू हुआ उसका नाम कोई लेने को तैयार नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया खतरा बनेगा पूरे विश्व के लिए। ये कहने की क्या आवश्यकता है? मुझे लगता है हमने सियासी बातें कर ली काफी। मुझे लगता है हमने सियासी बातें कर ली। आपने राहुल गांधी की चिट्ठी में भी आपने कुछ ढूंढ लिया है। मुद्दा है, ढूंढ लिया है वो देश में आज हम विश्व में सबसे ज्यादा, एक मिनट, आपको वो बहुत बड़ी बात लग रही होगी, हो सकता है किसी को ना लगती हो। मैं कह रहा हूं कि देश में आज 4 लाख मामले एक दिन में आ रहे हैं, विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं है? हमारे देश में लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, क्या ये बात? चलिए सौरभ जी, मैं उत्तर देता हूँ। क्या ये बात गलत, क्या ये बात गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है सौरभ जी। सौरभ जी, क्या अक्टूबर में संसद की स्थायी समिति ने ये कहा था कि दूसरी वेव आएगी, ऑक्सीजन वगैरह का इंतजाम आप लोग कर लीजिए, और ये बात आज आपके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है। सुन लीजिए, देखिए पहली बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज 4 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, लगभग 2 लाख से थोड़े अधिक लोग उनकी मृत्यु हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है उनका। अमेरिका 33 करोड़ का पॉपुलेशन का देश है, आज उनका 5 लाख अधिक डेथ, लगभग 6 लाख के आसपास उनका डेथ हुआ है। मगर इस प्रकार अमेरिका में कोई भी गवर्नर कह रहा है लेट अस जस्ट ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, कोई कह रहा है कि सड़क पे उतर के आके बगावत कर दीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति भी फोन कर रहे हैं उनके गवर्नर्स को, कोई गवर्नर कह रहा है कि मन की बात क्यों कर रहा है, तुम काम की बात करो। नहीं, वो यूनाइटेड होकर लड़ रहे हैं। क्या इटली में सड़क पे लड़ाई हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। यूनाइटेड किंगडम में क्या बोरिस जॉनसन को किसी प्रकार से उनके ऑपोजिशन के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वी शुड नाउ गो फॉर अ रिवॉल्यूशन एंड चेंज द गवर्नमेंट? नहीं, बिल्कुल, वहां भी बहुत सारी मृत्यु हो रही है, वो भी मिलकर लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं परिस्थिति को लेकर सभी को चिंता भी है और सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अभी बगावत का कॉल, अभी इस प्रकार की चिट्ठी लिखना कि भारत पूरे विश्व के लिए संकट बन गया है। चिदम्बरम ने जो कहा बिल्कुल गलत कहा। मैं कह रहा हूं हेमंत सोरेन ने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा।
उनकी बातों को, उनके बयान को वो इस वक्त वो इतनी बड़ी भूमिका में नहीं है कि वो पूरे देश की परिस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सके, या उन लोगों के कहने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो। सवाल तो यह है कि आज हम इस परिस्थिति में हैं क्यों? विपक्ष ये कह रहा है कि आपकी सरकार ने वक्त पर ध्यान नहीं दिया, चेतावनियों को नहीं समझा और आपने एक्सपर्ट की बात नहीं मानी। क्या आरोप है? इसका भी मुझे बस 1 मिनट और दीजिए। मैंने हेमंत सोरेन के बारे में सोनिया और राहुल जी के बारे में इसलिए कहा क्योंकि आपने सवाल पूछा, वरना मैं कहता भी नहीं। और टॉपिक भी आज प्राण जाए पर राजनीति न जाए ये विषय था, इसलिए मैंने कहा। अब आपने एक सवाल पूछा है कि ये सब वार्निंग के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ। मैं तो कहता हूं बिल्कुल सभी को सोचना चाहिए, मगर मैंने भी एक प्रश्न पूछा। फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई हर कोई देता है। संघीय ढांचे के अंतर्गत 10 चिट्ठियां लिखी गई थी जनवरी के महीने में। पहला पत्र जनवरी 5 तारीख को सेकेंड वेव के विषय में लिखा गया था। थोड़ी देर में मैं वो पत्र भी आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा, मेरे पास फाइल में रखा हुआ है। उन पत्रों में क्लियरली महाराष्ट्र की सरकार को कहा गया, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, बेड कैपेसिटी, ऑक्सीजन गिविंग आईसीयू बेड कैपेसिटी भी बढ़ाइए। तो ये सवाल क्या महाराष्ट्र सरकार से भी नहीं होगी? महाराष्ट्र सरकार से भी होगी, भाजपा शासित राज्यों की भी सरकार से होगी कि आखिर वो सरकारें क्या कर रही थी, क्यों नहीं समय रहते जब उनको चिट्ठी भेजा गया उनकी जागृति क्यों नहीं हुई? ये सब सरकारों से पूछ लें, आपकी सरकार से ना पूछे। नहीं, आप मेरे से पूछ तो रही हैं, आप तो बिल्कुल अभी पूछ रहे हैं मेरे साथ, मैं जवाब तो दे रहा हूं, भाग तो नहीं रहा हूं। लेकिन आपने जवाब नहीं, पात्रा साहब आपने जवाब नहीं दिया। सेकेंड वेव को क्या तैयारी थी हमारी, आपकी सरकार की क्या तैयारी थी? ठीक है, मैं इसको जवाब आप जरा 1 मिनट, क्योंकि बहुत देर से ये मैं 10 सेकंड में एक बार ये बोल, अच्छा नहीं लगता है एक कोई इसका शॉर्ट में नहीं, आप इसका लंबा जवाब दीजिएगा, आप इसका लंबा जवाब दीजिएगा। चलिए ठीक। रोहन जी बोलिए। जी देखिए सौरभ जी, अभी आपने भाजपा प्रवक्ता को पूछा, उनकी आदत है वो फाइल लेके बैठते हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा 178 जो लोग हमारे ऑक्सीजन के बिना मरे ना, उनके परिवार की फाइल लेके बैठे, थोड़ी आपको शर्म आएगी। देखिए आज यहाँ पे सौरभ जी कहीं पे भी हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, उसकी जिम्मेदारी है कि देश की जनता की रक्षा करे, देश की जनता के ऊपर कोई पीड़ा है उसकी रक्षा करे। आज हम जब बैठे हैं, क्या हम जुटला सकते हैं कि 4 लाख से ज्यादा केस सिर्फ भारत में है? क्या हम जुटला सकते हैं कि रोज 4000 से करीब मृत्यु हो रही है? क्या आज हम जुटला सकते हैं कि सबसे ज्यादा कर रहे हैं? जब जान्युआरी में आपने कोरोना पे विजय घोषित कर दी थी, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम 136 कंट्री को हेल्प कर रहे हैं, तब आपका फेडरल स्ट्रक्चर कहा गया था। जब आपको लग रहा है, आपने पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को अनसुना किया, ऑक्सीजन एनडीए में डिक्लेयर होने के बाद में नेशनल सब्जेक्ट है, क्या चिट्ठी लिखने से हो जाता? मैं बोल रहा हूं कोई भी राज्य की सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या चिट्ठी लिखने से काम खत्म हो गया? आप मीटिंग बुलाते, शायद जो रैलियां करते वो नहीं करते, रेगुलर बताते कि नहीं ये बहुत बड़ी आने वाली है, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर, जो भी चीजें हैं। आज जब टीका उत्सव की ये बात करते हैं, जो देश में 40 लाख टीके लगते थे, वही उसके नेक्स्ट वीक में 20 लाख टीके हो गए। आपका प्लानिंग कहां है देश के टीके का? ये सहयोग नहीं है, ये प्रयोग कर रही है देश के साथ में, नहीं होगा। सौरभ जी आज मैं दिल से बोल रहा हूं, उनको शर्म आनी चाहिए, अगर गलती हुई है माफी मांगे, हम सब साथ में काम करने। देखिए रोहन जी आपको इतना तो लगे क्या होगा कि ऐसे मुझे सिर्फ 10 सेकंड, और मैं 10 सेकंड चाहूंगा आपसे, प्लीज, ओनली 10 सेकंड्स। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज सोनिया जी और राहुल जी ने भी लाखरी ये पूरा पत्र तो पढ़ लिया है। डॉक्टर साहब ने लिखा है कि एज अ ऑपोजिशन वी आर देयर टू स्टैंड विथ यू। म्यूटेंट के बारे में 94 म्यूटेंट है भारत के अंदर और खतरनाक म्यूटेंट आ रहे हैं। ये सरकार कहां चल रही है? पहले वेव के बाद में जो लड़ाई हमको लड़नी चाहिए थी, दूसरे वेव के आगे रहना चाहिए था, वो हम पीछे इसलिए हो गए क्योंकि जो 18 घंटे में प्रधानमंत्री काम करते हैं वो प्रचार का काम छोड़ के अगर देश के साथ करे होते तो ये अच्छा ठीक है। रोहन जी बात का जवाब दीजिए, इनसे तो मैं एक मिनट रोहन जी केंद्र सरकार से ऐसा कोई सवाल नहीं है जो नहीं पूछा जाएगा, इनसे हम सब पूछेंगे, इनको जवाब भी देना पड़ेगा। मुझे आप इतना बताइए, जब सवाल होता है वैक्सीनेशन का, तब राज्य सरकारें कहती हैं स्टेट सब्जेक्ट है स्वास्थ्य, आप हमको क्यों नहीं, हमको राइट दीजिए, हम वैक्सीन खरीदते पहले, हम लगाते अपने लोगों को, आपने प्रायोरिटी ग्रुप्स क्यों डिसाइड किए? ये बातें करते हैं राज्य, ये बातें करते थे। लेकिन आज जब बात आती है कि आप लोगों ने पिछले 1 साल में, आपसे मेरा तात्पर्य है सभी राज्य सरकारों ने क्या किया 1 साल में, ये इनका भी सवाल है, मेरा भी सवाल है। सारी जिम्मेदारी इनकी ज्यादा जिम्मेदारी हो, क्या राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? बिल्कुल
देखिए वैक्सीनेशन जो है, जब एनडीए में डिक्लेयर हुआ वैक्सीनेशन हर आदमी को, और प्रधानमंत्री ने कहा था हर एक भारतीय को मुफ्त वैक्सीन दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री का था। आज मुझे बताइए एक देश ऐसा दिखाइए जहां पे प्राइवेट कंपनी ये तय करे। मैं वैक्सीन का सवाल इन्हीं से पूछूंगा। मैं वैक्सीन के लिए आपको जिम्मेदार नहीं बोलता, मैं वैक्सीन के लिए राज्यों को जिम्मेदार नहीं मानता। आप वैक्सीन भूल जाइए, वैक्सीन का जवाब ये देंगे, वैक्सीन का ये बोलेंगे ना। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आपने कंपलसरी लाइसेंस, आप मुझे ऑक्सीजन का जवाब दीजिए, आप कंपलसरी अस्पतालों के बेड्स का जवाब दीजिए, आप मुझे वेंटिलेटर्स का जवाब दीजिए। राइट्स देते तो आज देश में वैक्सीनेट की किल्लत नहीं होती। आज दो कंपनी तय करेगी क्या। मैंने आपसे रोहन जी पहले कहा वैक्सीन इनका विषय मैं इनसे पूछूंगा, क्यों कंपलसरी लाइसेंस ये मैं इनसे पूछूंगा। अरे आपकी राज्यों की जहां जिम्मेदारी थी उस पर भी कुछ तो बोलिए ना। इसी से ऐसा लगता है कि सिर्फ राजनीति करना मकसद है। जो राज्यों के इख्तियार में जो था वो तो कीजिए। सुनिए सौरभ जी, 35,000 करोड़ इस सरकार ने बजट में वैक्सीन के लिए दिए। अब आत्मनिर्भर कर दिया स्टेट्स को। राजस्थान के सीएम ने कहा यह बात कि जब बजट आया तो 35,000 करोड़। अरे आप एक ही बात पर रखते हुए मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं, मैं आपको वैक्सीन के लिए जिम्मेदार नहीं मानता। मैं जब राज्यों को वैक्सीन लगाने और खरीदने का इख्तियार ही नहीं था तो आपका विषय ही नहीं है। 1200 रुपए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जो राज्यों को करना था उसके लिए क्या किया। रोहन जी, ऐसे सवाल से हटने भागने की कोई जरूरत नहीं है। और आपकी सरकार तो चलानी है और देश में सरकारें सिर्फ कांग्रेस की और विपक्षी दलों की नहीं, इनकी भी है। जब उनको लगा कि उनके हाथ से बात चली गई तब पावर वैक्सीन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। करोड़ का बजट क्यों नहीं दिया। ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स लगाने के लिए आपको कौन सी पावर की जरूरत थी या किसकी परमिशन की जरूरत थी? आपको किसकी परमिशन की जरूरत थी? मैं आपको वही बता रहा हूं, एक साल में वेंटिलेटर्स और खरीद कर लाने के लिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी करने नहीं आया हूं। आपको लगता है कि कोई कांग्रेस या कोई और सरकार की जिम्मेदारी है, फिक्स कीजिए, पर पहले केंद्र सरकार तो अपनी जिम्मेदारी माने कि क्यों पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट को इग्नोर किया। 50 बार प्रधानमंत्री जी बुलाते और बोलते हैं लेटर लिखते हैं कि आपने जो काम निकाले। ये था इश्यू, ये था दूरदर्शिता नहीं थी सौरभ जी, दूरदर्शिता नहीं थी। चलिए जवाब दीजिए। और उसी के कारण देश इस परिस्थिति। सौरभ जी, मैं बहुत देर तक शांति से सुनता रहा, मेरी बातें सुन ली जाए। मैंने लिख भी लिया है कि इन विषयों का जवाब देना है। पहले तो देखिए, आपने जो मूल प्रश्न पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आखिर राज्यों का कोई दायित्व है कि नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। ऑक्सीजन तो हमने दिया, और आज तो खुद एमवीए की सरकार जो महाविकास आघाड़ी बैठी है महाराष्ट्र में, वो कह रही है हमें ऑक्सीजन की किल्लत भी नहीं है, हमने अपना ऑक्सीजन राज्य ने केंद्र ने भी दिया है और हमने भी अपनी व्यवस्था की हुई है। तो अच्छी बात है, आप अगर व्यवस्था कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो अपने दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ टीका को लेकर लड़ाई हो रही है, यहाँ रैली के विषय में कहा जा रहा है या एक्सपोर्ट के बारे में कहा जाता है। मैं एक्सपोर्ट से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि हमने 136 देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट किया, हमने रेमडेसिविर भी एक्सपोर्ट किया। जिस समय रेमडेसिविर और वैक्सीन एक्सपोर्ट किया था, याद करिए, उस समय कोरोना का पीक नहीं आया था। और दूसरी बात, हमने अगर एक्सपोर्ट से मना कर दिया होता तो आज भी वो तमाम देश जो है एक्सपोर्ट से मना कर देते। आज आप देख रहे हैं जहाज पे जहाज किस प्रकार से कोई वेंटिलेटर भेज रहा है, कोई रेमडेसिविर भेज रहा है, कोई बाकी दवाइयां भेज रहा है, सारी जरूरतों की चीज पूरा में भेज रहा है। क्यों भेजेगा? अगर हम किसी को कुछ नहीं देंगे तो वो हमें क्यों देंगे? नंबर जी, मैं बीच में टोकता रहा काउंटर क्वेश्चन के लिए, मुझे आपको भी बीच में टोकना पड़ेगा, बुरा मत मानिए। रोहन जी आप ना बोले, रोहन जी आप बोलेंगे तो मैं, रोहन जी आप मत, रोहन जी प्लीज तो सुन नहीं पाएंगे। हाँ, रोहन जी आप ना बोले, रोहन जी आप ना बोले, क्योंकि ये ठीक कह रहे थे आप, मैं और आप बात कर रहे थे बहुत देर तक। अब ये इन्होंने कुछ बात कही है, मैं उस पर इनसे कुछ काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि सवाल ही गलत है कि आपने एक्सपोर्ट क्यों किया। मैं निजी तौर पर मानता हूं सरकार के तौर पर, और उस कंपनी को जिसने करार किए थे एक्सपोर्ट करने की कुछ मजबूरी रही होगी, और आपकी सरकार उनसे वैक्सीन ले रही है ज्यादा मात्रा में, इसीलिए आज कई देश उसको नोटिस भी भेज रहे हैं कि आप करारों का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, ये इनका सवाल था। मेरा सवाल यह कि आपकी सरकार ने कितनी डोजेस का ऑर्डर दिया था पहले, आपने कितनी मदद की थी, आर्थिक मदद की थी इन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को, ताकि ये भारत जैसी आबादी को सप्लाई करने लायक कैपेसिटी बना सकते? कितनी और कब? इसका क्या जवाब है? देखिए, इसका स्पष्ट जवाब तो आज से 4 दिन पहले पीआईबी की रिपोर्ट में भी और आधार पूनावाला ने जो लिख के दिया है, क्योंकि एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा था कि सही टाइम पे भारत की सरकार ने पेमेंट नहीं किया और सही टाइम पे भारत की सरकार ने अपनी जो डिमांड थी वो नहीं रखी। सही टाइम पे हमने डिमांड भी रखी और एडवांस पेमेंट अभी तक 100% पेमेंट कर दिया गया है। प्लस 3000 करोड़ रुपए SII को, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, और 1500 करोड़ रुपए भारत बायोटेक को वैक्सीन के लिए ये पेमेंट किया गया है ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप कर सके। दूसरी बात, तीसरी बात, वैक्सीनेशन को जनवरी में, हाँ सुनिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात यहां बता दूं। मैं कंपैरेटिव डाटा दिखाना चाहता हूं।
देखिए यहां पर मैं केवल एक भारतीय होने के नाते, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के नाते नहीं और आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा, इंडिया का जो वैक्सीनेशन ड्राइव, वो लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव और वो फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। क्या आंकड़े हैं? आज जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, लगभग 17 करोड़ 16.7 करोड़ लगभग 17 करोड़ वैक्सीन राज्यों को दिए जा चुके हैं, मुफ्त में दिए जा चुके हैं। और ये 16 करोड़ वैक्सीनेशन करने में हिंदुस्तान को 109 दिन लगे, यूएस को 111 दिन लगे और चाइना को 116 दिन लगे। तो याद रखिए, वन ऑफ द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है और आज 17 करोड़ 70 लाख वैक्सीन टिल डेट राज्यों को दिए जा चुके हैं। तो इसलिए यह कहना कि हम नहीं कर रहे अनुचित है। दूसरी बात, जब ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 चल रहा था तो राज्यों ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिमांड की थी और राहुल गांधी ने भी चिट्ठी लिखी थी कि इसमें जो आप नेशनल पॉलिसी चला रहे हैं वो आप चलाइए, मगर इसमें 3 चीजें और करने की आवश्यकता है। आप इसमें स्टेट्स को स्वतंत्रता दीजिए कि स्टेट अपने मुताबिक भी अपने प्रायोरिटी ग्रुप का निर्धारण करे। दूसरा, ओपन मार्केट सिस्टम करिए और थर्डली, प्राइवेट प्लेयर्स को अपने सिस्टम को दुरुस्त करने का मौका दीजिए ताकि प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन हो और इससे मार्केट तेज होगा। तीनों चीजें थर्ड फेज में खुली कर दी गई। स्वतंत्रता राज्यों को दिया गया, प्राइवेट प्लेयर्स को इन किया गया, ओपन मार्केट सिस्टम किया गया। अब तीनों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले कहते थे लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन इज जस्ट अ पॉज बटन, लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा। अब 3 दिन से कि लॉकडाउन ही एकमात्र सोल्यूशन है। देखिए, कंफ्यूजन कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। प्लीज कंफ्यूजन और राजनीति से बाहर आइए, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होगा तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं। कोई भी विषय रखिए, हम तैयार हैं। बोलिए रोहन जी। सौरभ जी, इन्होंने कहा 17 करोड़ वैक्सीन, इनको समझ में आना चाहिए, वो एक डॉक्टर भी है, कि 130 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है, सिर्फ 2% पूरे विश्व में प्रतिशत के मामले में भारत सबसे पीछे है। कोरोना क्यों फैलता है? अगर इतनी ज्यादा अगर जनसंख्या है तो आपको वैक्सीनेशन का रेशियो भी उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। आज यहाँ पे 4 लाख केस आ रहे हैं, आप भूल रहे हैं। और जिस समय पे वैक्सीनेशन बढ़ना चाहिए था, मुझे मालूम है जब टीका उत्सव का डिक्लेरेशन उन्होंने किया अप्रैल के फर्स्ट वीक या मार्च में, 40 लाख हो रहा था, 20 लाख पे पहुंच गया। आज कितने ज्यादा स्टेट्स में सेंटर्स बंद हो गए हैं, ये तरीका नहीं है। और दूसरी, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, अगर कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत कांग्रेस में मनमोहन सिंह जी ने इनको पत्र लिखा कि ये समय है डिजास्टर मैनेजमेंट का, आप कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत में 25 कंपनी, देश में कंपनियों की कमी नहीं है, आप 25 कंपनी को कीजिए तो आज वैक्सीन की किल्लत नहीं होती। दूसरा, जो 2 कंपनी अपने हिसाब से रेट तय कर रही है वो नहीं होता। तीसरा, जितना भी स्टॉक चाहिए होता स्टेट्स को आज मिल जाता। बात कर रहे हैं लॉकडाउन की, मैं तीसरी बार डिबेट में बोल रहा हूं, लॉकडाउन का विरोध नहीं था, पर लॉकडाउन के अंदर आपको जो टेस्टिंग आपने नहीं किया, जो ट्रेसिंग नहीं किया, जो मजदूरों की व्यवस्था नहीं की, उसका विरोध था। दूसरा, लॉकडाउन की जब हम बात कर रहे हैं तब ये सरकार को समझना लॉकडाउन अलग विषय, वैक्सीन अलग विषय। पहले वैक्सीन पर बात करते हैं। वैक्सीन पर इनके 2 दावे हैं, उस पर आपको क्या कहना है रोहन जी? वैक्सीन पर इनके 2 दावे हैं, उस पर आपको क्या कहना है? इनका कहना है कि जिस कंपनी को वैक्सीन दी गई या जो कंपनी वैक्सीन बना रही है, एक सेकंड, वो कंपनी ये कह रही है कि ऐसी बात नहीं कि हमको देर से आर्थिक मदद मिली। दूसरा, इनका कहना ये है, ये अभी कल की डेवलपमेंट है कि भारत के दबाव में या भारत के तहत जो मूवमेंट चला उसके आधार पर आज अमेरिका को ये कहना पड़ रहा है कि जो वैश्विक कंपनियां हैं वो अपने आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव ऑफ करें या सरकारें करें ताकि एक मैस प्रोडक्शन हो सके, और वो मैस प्रोडक्शन भी भारत की मदद के बिना मुमकिन नहीं है। तो ये भारत की जीत, भाई, ये भारत की जीत है या नहीं? देखिए सौरभ जी, सबसे जो आपने बोला उसका मैं पॉइंट वाइज आंसर दूंगा। सबसे बड़ी चीज आपने कहा, मैंने जो कहा दूरदर्शिता। सरकार को मालूम है कि देश की पॉपुलेशन क्या है। इन्होंने कहा 17 करोड़ हमने वैक्सीनेशन दिया। 130 करोड़ की जनता में 17 करोड़ होता है 2% से करीब थोड़ा सा ज्यादा। इन्होंने एक ट्वीट कर दिया था कि देखो ये परसेंटेज, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि दोनों डोज के बाद में फुल्ली वैक्सीनेटेड कहा जाता है। मेरा ये कहना है कि अगर आपकी दूरदर्शिता होती तो आप जो ऑर्डर जो है वो सिर्फ 17 करोड़ के नहीं होते। आज वैक्सीन नहीं है, सबको मालूम है। आज आपकी दूरदर्शिता होती तो आपके ऑर्डर कहीं ज्यादा होते। दूरदर्शिता होती तो कंपलसरी लाइसेंसिंग करते तो मुझे लगता है 50-60 करोड़ लोगों तक हम पहुंच जाते। ऐसे कई स्टेट्स, ऐसे जो राष्ट्र हैं, यूएस है, ये जो है करीब 40-50% तक वैक्सीनेशन हो चुका है। और एक ही तरीका है, हम सब जानते हैं ये चीज, सिर्फ एक तरीका इसको रोकने का कि आपको वैक्सीनेट करना ही पड़ेगा, उसके भीतर कोई तरीका नहीं है। तो क्यों सरकार ने दूरदर्शन? चलिए ठीक है, अब एक बार वैक्सीन पर आपके सवाल आ गए, मैं इनसे एक बार एक जवाब ले लूं, उसके बाद मार्च में इन्होंने 5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट किए जब देश में सिर्फ 6 करोड़। शांति से सुना, ठीक है, मैं जवाब देता हूं, समय कम रह गया, मैं कम से कम 2 विषय और उठाना चाहता हूं। रोहन जी, ठीक है, बोलिए, संबित जी बोलिए।
देखिए, यहाँ इन्होंने कहा कि सरकार के पास दूरदर्शिता नहीं है। मैंने अभी जो आंकड़े दिए हैं 17 करोड़ 70 लाख वैक्सीन, उसके 1 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन आज भी स्टेट्स के पास मौजूद है और लगभग 50 लाख पाइपलाइन पे है। आप लगाइए ना, किसने मना किया आप वैक्सीन नहीं लगाएं? 1 करोड़ आपके पास वैक्सीन मौजूद है। 130 करोड़ का परसेंटेज बताइए। देखिए, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था सौरभ भाई। दूसरी बात, इन्होंने दूरदर्शिता की बात की। मैं तो कहना चाहूंगा विघ्नदर्शिता। आप देखिए, जब ये वैक्सीन ड्राइव शुरू किया था मोदी जी ने, हिंदुस्तान में इतना बड़ा वैक्सीन ड्राइव शुरू हुआ था, हर नेता कांग्रेस पार्टी का वो वैक्सीन ड्राइव को आज से 2 महीने 1 महीने पहले कटघरे में खड़ा कर रहा था। मैं तो कोवैक्सीन नहीं लगाऊंगा, कोवैक्सीन से रिएक्शन होगा, कोवैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव, वैक्सीन पॉलिसी आवश्यकता नहीं है। यहां तक तो एक आर्टिकल लिखा गया था। वो बात आपकी सही है, लेकिन अब वो बात पुरानी हो गई। अब वो तर्क बार बार पुरानी कैसे हो गई? आज तो महाराष्ट्र हमने हमारी कैबिनेट में देखा, आज तो वो मांग रहे हैं ना आपसे वैक्सीन, ये मांग रहे हैं हमें जितनी दे सकते हैं उतनी। मैं तो कह रहा हूं आज उनके पास आज वैक्सीन की कमी क्यों है? आपको किसने मना किया लगाने के लिए? आप प्लीज लगाइए और अच्छे तरीके से लगाइए। 1 करोड़ वैक्सीन, आप मेरी बात भूल जाइए, पीआईबी की लिस्ट लगी हुई है, कितना वैक्सीन किस राज्य के पास है वो लिस्ट देख सकते हैं आप। उस वैक्सीन को 18 साल से 45 साल लगाना चाहते हैं या तो आप 45 साल लगाना चाहते हैं, वो निर्णय आप लीजिए। आप डॉक्टर भी हैं और इन विषयों पर आपकी जानकारी मुझसे तो कम से कम ज्यादा है। मैं जानता हूं, रोहन जी के बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन मुझसे आप इस विषय में ज्यादा जानकारी रखते हैं। एज एन एक्सपर्ट, एज अ डॉक्टर आपसे पूछ रहा हूं। मैंने भी कुछ डॉक्टर से बात की, वो कहते हैं इस रफ्तार से अगर हम चलते रहे, हम 2023 में जाकर जो हमारा टारगेट है 80 करोड़ पॉपुलेशन, 80 करोड़ जनता को लगाने का, हम 2023 तक कर पाएंगे। ये सवाल वाजिब है कि हम लोग जब टीका उत्सव मना रहे थे तो 40 लाख टीके लगाए थे एक दिन में, आज हम 15 लाख 20 लाख 19 लाख ऐसे लगाते हैं। ये टीका की रफ्तार तो बढ़नी चाहिए थी ना, ये घट क्यों रही है? देखिए, घटने का एक मुख्य कारण है वैक्सीन हेजिटेंसी। अभी इसलिए है क्योंकि अधिकांश जगह पे राज्यों ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, कोरोना फैला हुआ है, लोगों को लगता है बाहर निकलने से कोरोना के चपेट में आ सकते हैं, तो कई लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ राज्यों में व्यवस्था उचित नहीं हुई है, सेंटर्स यहां वहां होने के कारण लोग अपने सेंटर में जाते हैं, वहां वैक्सीनेशन नहीं मिलने के कारण वो वापस आते हैं, जबकि डोज स्टॉकेज में बिल्कुल मौजूद है। नंबर 3 मैं कहना चाहूंगा, आप देखिए जून और जुलाई के अंदर किस प्रकार से 10 करोड़ कोविशील्ड और 7 करोड़ कोवैक्सीन का मैन्युफैक्चर होने वाला है, ये तो खुद निर्माताओं ने कहा है। प्लस जो बाहर से आने वाले वैक्सीन है, स्पुतनिक इत्यादि हो गए, उनका भी अभी 1 हफ्ते के अंदर आना होगा। इससे भी वैक्सीनेशन ड्राइव में बढ़ोतरी होगी। मैं तो सबसे अपील करता हूं कि घर से बाहर निकलिए और हेजिटेंसी को छोड़ करके वैक्सीन लगाइए। अभी केवल और केवल लॉकडाउन के कारण, मैं दिल्ली में बता रहा हूं, मेरे ही मित्र जो है जिन्होंने वैक्सीनेशन पहले नहीं लगाया था, 45 के ऊपर है, उनका खुद का मानना है कि अभी बाहर जाएंगे तो चपेट में आएंगे, अभी लॉकडाउन के बाद हम बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार जरा तर्क कितना इनको उचित लगा, बोलिए। सौरभ, उनको तो कुछ भी उचित नहीं लगेगा। मालूम होना चाहिए कि इनके ही सीएम ने कहा कि वैक्सीन नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश में हम लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिले कर रहे हैं। आज का न्यूज है हैदराबाद के सारे सेंटर क्लोज हो चुके हैं, मुंबई में वैक्सीन नहीं है। इतना झूठ क्यों बोलेंगे? जो 40 लाख लोग हमारे भारतीय वैक्सीन लगवा रहे थे, उसके बाद हेजिटेंसी आ गई कि 20 लाख पे चले गए। आज प्रधानमंत्री टीका उत्सव की बात करते हैं और कैसे लॉजिकल बात कर रहे हैं कि जहां 40 लाख टीके लग रहे थे वो 20 लाख पे चला गया, जब कोरोना का दूसरा वेव है। इतना तो झूठ मत बोलिए देश के सामने। अगर गलती हुई है कभी तो स्वीकार करिए, आपसे गलती हो सकती है, आप सरकार में माफी मांगिए, आगे बढ़िए हम साथ में। कई जगहों इतना पर झूठ लोग मत बाहर बोलिए नहीं देश निकल के रहे सामने हैं कि देश का लॉकडाउन के कारण, और दूसरा है कि जिन राज्यों में, और देखिए मध्य प्रदेश ने 18 से 45 के लिए कहा था, 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए मध्य प्रदेश के पास भी, महाराष्ट्र के पास भी पूरी तरह से स्टॉक मौजूद है। मैं सभी राज्यों से कहूंगा रोहन जी एक मिनट। डॉक्टर पात्रा, हमने जो 40 लाख टीके लगाए थे एक दिन के अंदर, जो हमारा पीक है टीकाकरण का, देश में एक दिन में 40 लाख टीके नहीं बनते, हमारे यहां आज भी नहीं बनते हैं, ये फैक्ट है, इस पर मैं कायम हूं। तो वो हमने अपने स्टॉक में से लगाया था। आज अगर आप रोजाना 40 लाख टीके लगाने लगेंगे, किसी ना किसी दिन भारत का स्टॉक खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम रोज उतने टीके बना ही नहीं रहे हैं। सवाल यही तो मैंने इसलिए तो कहा जून जुलाई के महीने तक ये स्टॉक 10 करोड़ और 7 करोड़ के रेट में कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाएगी। यही तो सवाल है ना, यही सवाल है ना, जब आप कहते हैं कि इलाज एक ही है, दवाई वैक्सीन, और 4 लाख की वेव चल रही है। अभी थर्ड वेव के बारे में सरकारी जो एडवाइजर है वही लोग बात कर रहे हैं, वो न जाने क्या लेकर के आएगी। तो वो कैपेसिटी तो हमारे पास ऑलरेडी होनी चाहिए थी ना सर, जो आप जुलाई में लाने की बात कर रहे हैं। यही तो सवाल है कि जब ये कहते हैं दूरदर्शिता, वो पहले से क्यों नहीं किया? अमेरिका ने
40,000 करोड़ रुपया दिया उन कंपनियों को जो अभी टेस्टिंग फेज में थी। पिछले साल जून जुलाई अगस्त महीने के अंदर 40 करोड़ डोज बुक कर दी उन्होंने। देखिए सौरभ जी, देखिए ये जो निर्माता थे SII और भारत बायोटेक, आप याद करिए इनिशियली जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ, बहुत बड़ा एक मुहिम यहां छेड़ा गया कि वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है। तो स्वाभाविक है, ये प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, इन्होंने अपने प्रोडक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव लगाया होगा कि हम किस प्रकार से मैन्युफैक्चर करें, और मैन्युफैक्चर करके हमें 50% एस्ट्राजेनेका को रॉयल्टी देना पड़ता है। हम यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, यहाँ पर जो है वैक्सीन हेजिटेंसी चल रही है, और सरकार ने 3,000 प्लस 1,500 करोड़ रुपए देकर के इसको रैंप अप कराया। और हमने बढ़ाने की बात सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं सौरभ जी? ये फाइजर कंपनी फाइजर कंपनी के अधिकारी ये कह रहे हैं, फाइजर कंपनी के अधिकारी का बयान है कि भारत में अप्लाई करने वाली सबसे पहली कंपनी वैक्सीन बनाने वाली हम थे, वो आज तक अप्रूवल नहीं पा पाए हैं। स्पुतनिक दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन हुई थी, जो आज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। विश्व की पहली वैक्सीन है स्पुतनिक। इसका उत्तर जान लीजिए। फाइजर कंपनी ने अप्लाई किया था, क्यों उनको पासेज नहीं मिला? नंबर 1, फाइजर कंपनी ने एक कंडीशन रखा था, एक शर्त रखा था। पहला शर्त रखा था कि इस पे हमें एक इंडेमनिटी चाहिए, कि किसी प्रकार से कोई रिएक्शन होने पर हमारे ऊपर लीगल एक्शन नहीं होगा। क्योंकि यह स्टडी किया गया था कि फाइजर वैक्सीन एशिया पे लगने से, एशिया के मूल के लोगों पे लगने से पैलेसी, एपिलेप्सी इत्यादि बहुत घातक रिएक्शन होने के चांसेस हैं। तो आप बताओ सरकार, हम ये इंडेमनिटी कैसे दे सकते हैं? दूसरी बात, 3,000 रुपए की एक डोज, बहुत कॉस्टली। मेरा एक सवाल है, कॉस्ट का फिर भी मतलब नहीं है, मगर इंडेमनिटी देना संभव नहीं है किसी भी सरकार के लिए। जब ये अमेरिका में इंडेमनिटी नहीं है, तो इंडिया में इंडेमनिटी क्यों रहेगा? कंपल्सरी लाइसेंसिंग को इंडिया में मैन्युफैक्चर है, इंडिया में 10 मैन्युफैक्चरर है जो कर सकते हैं। आपने क्यों उसको नहीं हटाया? क्यों अलाउ नहीं किया दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को वही कोवैक्सीन या कोविशील्ड करने के लिए? उसका जवाब दे दीजिए संबित जी, बताइए सवाल का जवाब। इसका जवाब सेटिस्फैक्टरी, मैं उत्तर दे रहा हूं ना, इसका जवाब सेटिस्फैक्टरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल पूछा था, और 200 पेज के एफिडेविट में सरकार ने सबमिट किया। सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानी जो सरकार ने कहा। अब हमारा आपके डिबेट में क्या रखा है? जब सुप्रीम कोर्ट की क्या बताइए, एस्ट्राजेनेका इसकी रॉयल्टी ले रही है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग देश की जनता की जान बचाने विश्व में हिंदुस्तान की प्रकार से अपने मत को रखा है। आप 200 पेज की बात मत कीजिए, मुझे एक बात दिखाइए। बाहर मेरे पास हमारे वहां पे आपने हुआ है मैनेजमेंट एक्ट होने के बाद जब कंपल्सरी लाइसेंसिंग को वेव करते हैं, 25 लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, देश में किल्लत नहीं होती। झूठ मत बोलिए। आपने सवाल पूछा, इनको जो जवाब देना था इन्होंने दिया। मेरे पास दोनों के लिए एक सवाल है, 40 सेकंड में प्लीज जवाब दीजिएगा, समय खत्म हो जाएगा। रोहन जी, आपसे इन्होंने भी पूछा, मुझे एक व्यूअर ने भी पूछने को कहा है आपसे कि राहुल गांधी जो लॉकडाउन की सख्त खिलाफत करते थे और कहते थे कि मोदी सरकार लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जो दुख पहुंचा, चोट पहुंची, उसकी जिम्मेदार है, आज वो लॉकडाउन की वकालत क्यों करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जब लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन हुआ, अगर आप राहुल जी के जितने भी इंटरेक्शन है सब में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सबसे पहला आपको काम करता है कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग। जिस प्रकार से वहां पे टेस्टिंग नहीं होती, आज उसका खामियाजा भुगत रहे। दूसरा, राहुल जी ने तब भी कहा था कि जो माइग्रेंट लेबर की क्राइसिस खड़ी हुई, आपको प्लानिंग करके करना चाहिए था। तीसरा, राहुल जी ने तब भी कहा था कि गरीब आदमी के, आम आदमी के जेब में 6,000 रुपए डाले, जिससे अगर आप देखिए सौरभ जी, ट्विटर पे मुझे बताइए गरीब आदमी कैसे सहन करेगा? उसके पास तो कोई पैसा नहीं है, कहीं पे भी लॉकडाउन तो नहीं फर्क। जिस तरीके से लॉकडाउन विरोध था, और आज लॉकडाउन इसीलिए सौरभ जी, अब मैं जवाब दे दूं, सरकार की दूरदर्शिता नहीं है। इन्होंने ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो, हर तरीके से इसको उस परिस्थिति में डाल दिया। आप कह रहे हैं कि आज मजबूरी है लॉकडाउन, चलिए ठीक है। अच्छा, और समय नहीं मेरे पास, प्लीज इसलिए रोक रहा हूं आपको। आप इसका जवाब देना चाहते हैं, दीजिए पात्रा साहब। आपके लिए एक सवाल मेरे पास आया है, डॉक्टर अश्विनी शर्मा है, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ये बताएं किस बिना पर प्रधानमंत्री ने या आपकी सरकार ने ये बात कह दी थी और पार्लियामेंट में कहा था कि कोरोना को हरा दिया है हमने? इसके पीछे क्या आधार था कि हम ये मान बैठे थे कि कोरोना हार गया? नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि फर्स्ट वेव को हमने सक्सेसफुली परास्त किया। हाँ, जो सेकेंड वेव आया उसके विषय में एक एप्रीहेंशन, जिस प्रकार का सेकेंड वेव आया वो एप्रीहेंशन किसी का पास नहीं था, ना हमारे पास था, ना आपके पास था, ना ही राज्य सरकारों के पास। इसीलिए सरकार दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई नहीं है। देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, और इतना मैं कहना चाहूंगा, देखिए ट्विटर पे बैठ के सरकार चलाना
मैं देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा। ट्विटर पे सरकार चलाना और वाकई सरकार चलाने में फर्क होता है। अपनी गलती से मत बचिए। मैंने पूरा सुना ना। देखिए सौरभ जी, ट्विटर पे सरकार चलाना, ट्विटर पे लॉकडाउन कर देना, ट्विटर पे लॉकडाउन हटा देना, ये सब करना बहुत आसान होता है। धरती पे 24 घंटे काम करके कंटेन करना, हाँ, ये अलग बात होती है। बिल्कुल आप सुझाव दीजिए, आपके सुझाव सराखों पर अभी लड़ने का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम आगे बढ़े, हम एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत इस युद्ध से विजयी होकर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आखिरी लाइन में कहना चाहूंगा गुप्ता जी, आपका आज कुरुक्षेत्र में शामिल होने के लिए। मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, 10 सेकंड आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? सिर्फ आधी सेकंड बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूं, संबित पात्रा जी भी यहाँ पे है, सरकार में है, हम लोग आज राहुल जी ने तो हम साथ में खड़े हैं, पर कम से कम हकीकत का स्वीकार करें और देश उनके साथ करे। पर कब तक आप अपनी विफलताओं से अपना मुंह छिपाएंगे? ऑक्सीजन की कमी जो भी है हम साथ में लड़ेंगे, पर हकीकत का स्वीकार कीजिए। इनसे सारे सवाल आपके सामने पूछे गए हैं, लेकिन राज्यों की जिम्मेदारी से भी कोई हट नहीं सकता। जो काम राज्यों को करना चाहिए वो उनको भी करना चाहिए। रोहन गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र में आज की बहस आप देख रहे थे और सवाल इसी बात का है कि इस चौथी वेव को हम हराएंगे कैसे। कोरोना को लेकर ये सियासी घमासान आपने देखा, एक दूसरे पर सियासी आरोप सुने। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।